अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ओके, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BRI के बारे में, सिंस BRI हैज़ गॉट एन ओवरआर्चिंग सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी भी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम लोग 6 के 6 कॉरिडोर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। उसके बाद प्रोजेक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं उन कॉरिडोर्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। देन वील टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BRI कि चाइना इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और देन वील टॉक अबाउट कि रादर वील अंडरस्टैंड द BRI ऑन वर्ल्ड मैप। ठीक है, मैप के साथ जब हम लोग मतलब मैप के ऊपर लेबल करके जब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सारे कॉरिडोर्स को, तो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, सिंस इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. Before we move on, just don't forget to subscribe to my channel and just let me know in the comment section with your feedback related to this topic. Okay, so let's get started. Okay, so when we talk about the background of the BRI basically was initiated by People's Republic of China, and the plan was actually to connect 3 continents. One is Asia, Africa and Europe. And इन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने के बाद द पर्पस वाज एक्चुअली टू एनहांस द रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्रीज द ट्रेड एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 3 पर्पस थे जो इन 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने के बाद थे। सो अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं इसके बैकग्राउंड में, तो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली BRI का, दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्क रूट या सिल्क रोड कॉन्सेप्ट। जो सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट था, जो कि किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय हैन डायनेस्टी। ठीक है, हैन डायनेस्टी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अराउंड 2000 ईयर्स अगो, और द कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली टू कनेक्ट चाइना to Mediterranean and then to finally Europe and Asia, or Eurasia they call it. यूरोप और एशिया से कनेक्ट करना था। ये कॉन्सेप्ट था सिल्क रूट का, जो कि हैन डायनेस्टी ने दिया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए एक्सट्रैक्ट किया गया है BRI का कॉन्सेप्ट। और ये किसने किया है? द बेसिकली BRI, द नेम BRI वाज कॉइन्ड बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट। 2013 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, जो जिनका नाम है शी जिनपिंग, उन्होंने ये नाम जो है वो सजेस्ट किया था। इनिशियली इट वाज OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, एंड फाइनली नाउ इट हैज़ बिकम यूबिक्विटस विद द नेम ऑफ BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये तो था एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एज द नेम सजेस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें ना 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात करेंगे। एक बेल्ट है और एक रोड है। तो बेल्ट जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, इकोनॉमिक बेल्ट इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो जो हम लोग जब पूरा हम एक मैप में बनाएंगे, रोड मैप, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो लैंड वाला पोर्शन है, जो लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी है, दैट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक बेल्ट। और रोड जो है दैट इज़ द मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रोड, ये है सी वाला पोर्शन, जो सी के थ्रू कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को इनिशियली पता होना चाहिए, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप हो सके। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉरिडोर्स जो है ना BRI में बेसिकली टोटल 6 मेगा कॉरिडोर्स हैं, और उनके नाम क्या है? न्यू यूरेशियन ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इज़ बेसिकली, अच्छा पहले हम लोग नाम पढ़ लेते हैं, फिर विल मूव ऑन टू मैप, ताकि हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कैसे कनेक्ट हुई है। न्यू यूरेशियन कॉरिडोर, इसको चाइना यूरोप कॉरिडोर भी कुछ लोग कहते हैं, और उसमें फिर ये 2 अलाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं, चाइना सेंट्रल एशिया टू रशिया यूरोप, और चाइना टू टर्की एंड यूरोप। तो इसको कलेक्टिवली हम लोग न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, दैट इज़ चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चाइना टू मंगोलिया एंड देन मंगोलिया टू रशिया। ये कनेक्टिविटी है, दैट इज़ अनदर इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद चाइना टू सेंट्रल एशिया टू वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेसिकली जो चाइना है दैट इज़ कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया एंड देन टू वेस्ट एशिया, और इस कॉरिडोर का नाम है ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं CPEC की, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
सी पैक के बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। दैट इज़ द फ्लैगशिप ऑफ द होल BRI, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ट्रांजिट कॉरिडोर है BRI का, दैट इज़ सी पैक। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आई एम सॉरी, जब हम लोग सी पैक की डिटेल में एक प्रेजेंटेशन या उसके बारे में हम लोग एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फाइनली एक लास्ट कॉरिडोर क्या है, चाइना बांग्लादेश इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हम लोग एक दफ़ा मैप देख लेते हैं ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसे कैसे जो है कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ से लिंक्ड हैं। सो ये जो रेड पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दैट इज़ बेसिकली चाइना, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको रेड से आप लोगों को मार्क करके दिखा दूँ, ठीक है। दिस इज़ चाइना, ठीक है। अब चाइना जो है वो यहाँ से एक कॉरिडोर आपकी ये नंबर 1 जा रही है, दैट इज़ चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, ठीक है। नंबर 2 है आपके पास ये चाइना यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो मैंने कहा था कि चाइना डायरेक्ट यूरोप से लिंक कर रहा है। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे जो कॉरिडोर आती है वो है ये वाली। इसमें क्या है कि चाइना इज़ लिंक्ड विद द सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया, यानी कि ये सेंट्रल एशिया और ये वेस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद जो फाइनली हमारे पास कॉरिडोर आती है दैट इज़ नंबर 4, वो आती है सी पैक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द होल BRI, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दिस इज़ नंबर 4 एंड देन कम्स नंबर 5। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, चाइना बांग्लादेश इंडिया कॉरिडोर, और नंबर 6 पे हमारे पास है चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को 5 कॉरिडोर्स बता दी। अब मैप से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कैसे तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो लिंक्ड हैं, लिंक किए हैं चाइना ने इस BRI के थ्रू। अब ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है ना फ्रेंड्स, ये एक जो चाइना का जो ट्रेडिशनल रूट है, यानी कि ट्रेड रूट जो चाइना हमेशा से यूज़ करता आ रहा है, वो है ये, ठीक है। अब इसमें क्या, यहाँ पर एक चाइना की सिटी है फोन्जो दे कॉल इट, ठीक है। फोन्जो से जो है वहाँ की जो पोर्ट है वहाँ से दे ये रूट लेते हैं, एंड देन द रूट कम्स टू दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पास होकर यहाँ बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से होता हुआ यहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं, एक गोज़ टू द अफ्रीका और द अदर वन गोज़ टू द यूरोप। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होता हुआ यूरोप तक ये इनका ट्रेडिशनल रूट है। अब इस रूट में क्या मसले हैं ये हम लोग बातें बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक क्लियरली ये तो पता चल रहा है कि जो ये रूट है, ये वाला जो है, ये बहुत लेंथी रूट है। और जो जैसे सी पैक, हम लोग अगर सिर्फ ये बात भी कर लेना कि वो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो पर्शियन गल्फ तक भी जाते हैं, इवन दैट इज़ वे लॉन्गर, और जो सी पैक है दैट इज़ ओनली दिस रूट। तो ये कितना शॉर्ट है, तो अभी तो ये हमें मैप से ही पता चल गया, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डिटेल में आके डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ कम्स द प्रोजेक्ट्स अंडर द BRI कॉरिडोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 6 कॉरिडोर्स हैं उनके अंडर क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि चाइना डेवलप करने जा रहा है या जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। डिफरेंट जो कॉरिडोर्स हैं या डिफरेंट जो कंट्रीज़ जो BRI का पार्ट हैं उनमें चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे फॉर एग्जांपल सी पैक है, सी पैक में रोड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, रेलवेज़ में भी इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना आसियान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो है जो चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर मैंने आपको बताई ना, उसी को ही चाइना आसियान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। उसमें भी चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन बोथ रोड्स एंड रेलवेज़। और चाइना मंगोलिया रशिया में भी दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना म्यांमार इंडिया वाली में भी दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो चाइना यूरोप वाली है ना, जो यूरेशियन जो हमने लैंड ब्रिज बताई, उसमें सिर्फ जो है वो रेलवे में, यानी कि सिर्फ बुलेट ट्रेन्स जो है वो डेवलप कर रहा है चाइना। उसके बाद जो सी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स में जो चाइना है दे आर इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सी पोर्ट। जैसे ईरान है, वहाँ चाबहार सी पोर्ट है, या हमारी गवादर है। इसी तरह रशिया, टर्की, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी सी पोर्ट्स जो है वो डेवलप कर रहा है। ओके, सी पोर्ट के बाद आते हैं जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना, इट इज़ एन एरिया, एक्चुअली किसी भी कंट्री में कोई एरिया होता है जहाँ पे बिज़नेस और ट्रेड लॉज जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं। जो आपके बिज़नेस करने के लॉज हैं या फिर वहाँ पे टैक्स लॉज हैं या इस तरह के जो डिफरेंट लॉज होते हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो उससे क्या होता है कि किसी भी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, और वहाँ पे जो ट्रेड है उसको वो स्टिमुलेट होती है और वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है।
तो डिफरेंट एस चाइना इज़ डेवलपिंग, और पाकिस्तान में जैसे कि सी पैक के अंदर जो है वो चाइना इज़ डेवलपिंग अराउंड 9 to 10 एस, जिसमें से कुछ तो इनाग्रेट भी हो गए हैं, जैसे फैसलाबाद वाला या रशाकई वाला। और इसी तरह जो है वो जो यूरेशियन वाली मैंने आपको बताई, उसमें अराउंड 24 उस कॉरिडोर में एस जो है वो चाइना जो है इन्वेस्ट कर रहा है एस के अंदर। इसी तरह जो बाकी भी कॉरिडोर्स हैं उनमें भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है इंपॉर्टेंट, या दूसरा जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर चाइना इन्वेस्ट करने वाला है, दैट इज़ एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भी चाइना जो है वो बहुत रिगरस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने वाला है हर कॉरिडोर के अंदर। और वो स्पेशली जो है वो कैस्पियन रीजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। कैस्पियन रीजन बेसिकली क्या है, जो कैस्पियन सी के कोस्ट में जो कंट्रीज़ है ना, दैट दो ज़्यादा कैस्पियन रीजन, जैसे आज़रबाईजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, कज़ाकिस्तान एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो है ना, ये कैस्पियन रीजन की कंट्रीज़ होती हैं, ये कैस्पियन रीजन के अंदर आती हैं। और स्पेशली कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में जो है वो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी सेक्टर में होने वाली है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर में वैसे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कैसे होगी। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ एनर्जी होगी, गैस पाइपलाइंस बनेंगी, ऑयल एंड गैस जो है वो परचेज़ होगी उन कंट्रीज़ में से। और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार चाइना ऑयल पाइपलाइन जो है वो डेवलप होगी। तो दीज आर द वेज जो एनर्जी सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर किया जाएगा, या एनर्जी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। देन कम्स द फाइनल सेक्टर, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट चाइना के लिए करना इसलिए भी ज़रूरी है कि चाइना इटसेल्फ जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो है। और उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं जो एग्रीकल्चरल कंजम्पशन की हैं। और वो नॉर्मली जो इम्पोर्ट करते हैं वो करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, यानी कि यूएसए से या कनाडा से या फिर मैक्सिको वगैरह से। ठीक है, वो यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो दे वांट कि जो हमारे नेबर्स हैं उनका एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर हो, तो उनके लिए क्या हो जाएगा कि इजी हो जाएगा वहाँ से इंपोर्ट करना। एक तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के टर्म्स में नहीं, मतलब इंपोर्ट करेंगे जब तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम होगी ही होगी। उसके अलावा क्योंकि दे विल बी इन्वेस्टिंग, तो उनको बहुत सारी टैक्स एग्जाम्पशंस भी मिलेंगी उन कंट्रीज़ में से जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। Okay, so this was all about the projects under the BRI corridors. Okay, so if we talk about the objectives of the BRI, तो बहुत ही important और crucial area है हमारे आज के topic का। The very first objective of BRI is the development of Western China. अच्छा, अब जो चाइना है, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और बाय 2028 देयर इज़ दिस प्रिडिक्शन कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी दुनिया की। लेकिन जो प्रोग्रेस है या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है विद इन चाइना, दैट इज़ क्वाइट अनइवन। अब अनइवन किस टर्म्स में है कि जो साउदर्न चाइना है या जो ईस्टर्न चाइना है, जो सेंट्रल चाइना है जैसे कि बीजिंग वगैरह, वो काफ़ी डेवलप्ड है। लेकिन जो चाइना का वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न चाइना है, वो अंडर डेवलप्ड है, और काफ़ी अंडर डेवलप्ड है इन अ वे कि एक तो वो थिनली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। दूसरी बात, उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दैट वेस्टर्न चाइना इज़ लैंड लॉक्ड रीजन, ठीक है। जैसे वो सेंट्रल एशिया और यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये लैंड लॉक्ड एरिया है। और जो बाकी चाइना का जो पोर्शन है, ये वाला जहाँ जो सी के साथ लग रहा है, वो सारी जो पोर्ट्स हैं वो सारी हैं उस साइड पे। अब जो सी पोर्ट्स वगैरह हैं, कोई भी पोर्ट अगर आप ले लें चाइना की, वो मिनिमम वेस्ट चाइना से 4700 किलोमीटर अवे है। तो ये भी एक रीज़न है कि वेस्ट चाइना बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। और 1999 में देयर वाज अ चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनका नाम था जियांग ज़ेमिन, ठीक है। उन्होंने एक चाइना को, वेस्टर्न चाइना को डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज गो वेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब गो वेस्ट पॉलिसी उस वक्त तो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी, लेकिन अब जो है BRI की फॉर्म में होपफुली दे आर गोइंग टू मटीरियलाइज़ दैट, और जो वेस्टर्न चाइना है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा होपफुली। अच्छा, जो वेस्टर्न चाइना, एक और बात यह है कि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, और मुस्लिम मेजॉरिटी क्योंकि जब जैसे बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट थी और बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया था, तो वहाँ पे जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी, इसी तरह जो चाइना का वेस्टर्न साइड है वहाँ पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एक्टिव हो गई हैं। और जैसे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ETIM, दैट इज़ ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ठीक है, वो काफ़ी एक्टिव हो गई है, विच इज़ एक्चुअली एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ चाइना।
और इसके अलावा दूसरा मसला वहाँ पे है माइग्रेशन का, जो लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं फॉर जॉब्स और फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल ऑफ कोर्स टू द साउदर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल चाइना। ये भी एक वहाँ का इशू है। अच्छा, तो जो कॉरिडोर्स बन रही हैं BRI की, उनमें से 5 यानी कि 6 में से 5 कॉरिडोर्स जो हैं वो वेस्टर्न चाइना में हैं, मतलब उनकी जो इनिशिएशन है वो वेस्टर्न चाइना से ही है। तो सिर्फ जो वो आसियान कॉरिडोर है ना, दैट इज़ चाइना आसियान कॉरिडोर, और आई वुड से चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर जो है वो, उसके अलावा बाकी सारी कॉरिडोर जो है वो वेस्ट चाइना में हैं। तो होप तो फिर इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि वेस्टर्न चाइना जो है वो डेवलप होने वाला है। So let's move to the second objective, that is the import of agricultural goods from neighborhood. So China is the world's largest consumer of agricultural goods. ठीक है, कंज्यूमर जो है ना चाइना बहुत सबसे बड़ा जो है दुनिया का वो है एग्रीकल्चर गुड्स का, और 2015 में अराउंड 800 बिलियन वर्थ की जो एग्रीकल्चरल गुड्स थी उनकी कंजम्पशन जो थी या रिक्वायरमेंट जो थी वो $800 बिलियन की थी, और इट इज़ गोइंग टू जंप फर्दर टू $1300 बिलियन बाय 2025। तो अब इतनी जो कंजम्पशन इतनी ह्यूज है, उसको मीट करने के लिए जो चाइना है वो एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ कोर्स प्रोड्यूस भी करता है, रादर इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड को मीट अप करने के लिए दे इम्पोर्ट एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका से जो है वो प्रिसाइजली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे USA, कनाडा और मैक्सिको की। ठीक है, वहाँ से जो है वो चाइना इंपोर्ट करता है, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और टैरिफ्स वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से उसको कॉस्टली हो जाता है। तो अब व्हाट दे आर प्लानिंग इज़ कि हम लोग जो नेबरहुड्स हैं उनका एग्रीकल्चर सेक्टर को करेंगे डेवलप, और वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स जब उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनको टैरिफ्स की भी बचत होगी, और ट्रांसपोर्ट भी करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको सेव हो जाएगी कॉस्ट। अच्छा, तो अब जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो चाइना इंटेंड्स टू जनरेट द एग्री गुड्स अमाउंटिंग टू $100 बिलियन। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए जो उनका टारगेट है दैट इज़ $100 बिलियन बाय 2050, ये टारगेट है। ठीक है, अच्छा, कुछ सोर्सेज ये भी कहती हैं कि ये 2038 तक उनका टारगेट है, लेकिन दैट वेरीज टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी, दिस यील्ड पॉलिसी इज़ टू बी अप्लाइड टू द होल ऑफ साउथ एशिया। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू पाकिस्तान, रादर साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, आसियान, और जितने भी जो इमीडिएट नेबर्स हैं या जो सेकेंडरी नेबर्स भी हैं उनमें उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको बूस्ट लाना है, सो दैट वो खुद भी अपनी नीड्स को अपने नेबर से ही कर सकें फुलफिल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। द वेरी थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ चाइना टू बिकम द इकोनॉमिक पावर अंडर डेवलप्ड नेबरहुड। ठीक है, अब चाइना जो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर, दिस इज़ फॉर श्योर, लेकिन उसकी जो इस पूरी की जो इकोनॉमिक पावर बनने में जो हिंड्रेंस है वो उसका अंडर डेवलप्ड नेबरहुड है। ठीक है, क्योंकि जो उसके नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड हैं। अच्छा, अब उनको डेवलप करने के लिए चाइना जो है ना, चाइना ने सोचा कि सो इट्स बेटर दैट लिंक योर ओन डेवलपमेंट विद डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो चाइना इज़ मेकिंग हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेबरहुड, और उनका एग्री सेक्टर में SEZs जैसे मैंने बताया कि बना रहे हैं, और अंडर BRI दे आर कंस्ट्रक्टिंग अराउंड रादर डेवलपिंग अराउंड मोर देन 70 SEZs। ठीक है, विच आर गोइंग टू बी डेवलप्ड इन द नेबरहुड। जैसे मैंने बात की थी कि पहले पाकिस्तान में 9 से 10 SEZs बन रहे हैं, इसी तरह सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान, म्यांमार, आसियान कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें SEZs बना रहे हैं। अब इस वजह से जब उनकी नेबरहुड में डेवलप्ड हो जाएंगी कंट्रीज़, तो इट विल बी बिकम मच ईजियर फॉर चाइना टू बी द इकोनॉमिक पावर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शॉर्टर एक्सेस टू द मार्केट। तो अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि जो चाइना का जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड उसका रूट है जिसको वो हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, इट हैज़ बिन सो मैनी डेकेड्स जब से वो यूज़ कर रहे हैं, वो है ये जो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली। ठीक है, ये उनका ट्रेडिशनल रूट है। अब इस ट्रेडिशनल रूट का क्या मसला है? सबसे पहले तो ये है कि ये फोंजो सिटी है यहाँ पे उनकी, जो जहाँ से उनकी पोर्ट है, यहाँ से ये रूट स्टार्ट होता है,
और उसके बाद इट पासिस फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, यहाँ से ये गुजरता है बे ऑफ बंगाल से, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल। उसके बाद इट पासिस टू अरेबियन सी, ये अरेबियन सी का एरिया है। अरेबियन सी के बाद यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ पे है एक और रूट जो कि जाता है यूरोप की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और पर्शियन गल्फ और गल्फ कंट्री से गुजरता हुआ ये जाता है यूरोप, ठीक है। अब ये दो रूट्स हैं उसके, मतलब ये एक रूट है बेसिकली, और जिसकी डाइवर्जन दो हो जाती हैं, एक अफ्रीका और एक यूरोप की तरफ। अब ये इसका रूट, दिस इज़ क्वाइट लेंथी, मतलब ये इतना लेंथी है कि जो वन साइड रूट है ना फ्रॉम जद्दा टू शंघाई, इट टेक्स देम अराउंड 36 डेज़ वन साइड, एक चाइनीज़ शिप को, ठीक है। और इसी तरह अगर यूरोप की बात करें तो इट टेक्स 49 डेज़ वन साइड की हम लोग बात करें, ठीक है। तो इतने और इसकी वजह से एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर सी पैक बन जाता है तो लेट्स से यहाँ से अगर वो यूरेशियन ब्रिज के थ्रू यूरोप को रीच करते हैं, या यहाँ से वो गवादर जैसे रीच करते हैं, तो उसको तकरीबन लगते हैं 11 डेज़, और इसको भी रफली 10 to 11 डेज़ लग जाते हैं यहाँ से उनको एक्सेस करते हुए। तो जो उनका डिस्टेंस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी टेंशन्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से उस थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए, अपनी ट्रांसपोर्ट की जो एक्सपेंस है उसको सेव करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए, ये शॉर्टर एक्सेस है टू द मार्केट। सो दिस वाज द पॉइंट जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेट रूट टू द मार्केट। ऑल्टरनेट रूट टू द मार्केट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट रूट ऑफ द मार्केट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज़ शॉर्टर एक्सेस टू द मार्केट। जैसे मैंने पहले वो पूरा एक पास आपको डिस्कस किया ना, ट्रेड रूट जो पूरा है प्रॉपर। अब जो अराउंड 84% जो चाइनीज़ ट्रेड है ना, इट इज़ बीइंग डन थ्रू दैट ट्रेडिशनल रूट अभी फॉर नाउ। और उसके न्यूमरस इश्यूज़ जैसे मैंने बताए थे कि वो एक तो फिनोमिनली लेंथी रूट है। उसके बाद साउथ ईस्ट चाइना जो है वो, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद चाइना वांट्स के वो अपनी डिपेंडेंसी जो है वो ट्रेडिशनल रूट के ऊपर मिनिमाइज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और ज़्यादातर जो सी के एरियाज़ हैं वहाँ पे यूएसए का कंट्रोल है, और यूएसए और चाइना का तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट डिफ़ाइन करना चाहते थे। तो वो भी उनको सी पैक के थ्रू, या सॉरी सी पैक नॉट ओनली सी पैक, BRI के थ्रू, डिफरेंट जो कॉरिडोर्स हैं उनके थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली सिर्फ चाइना की। अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है, ये डिफरेंट रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और एक ऑल्टरनेट रूट जो है मार्केट की तरफ मिल जाएगा बाकी दुनिया को भी। और वो कैसे होगा? बाय डेवलपिंग द 6 कॉरिडोर्स, क्योंकि जो दुनिया की जो मैक्सिमम जो ट्रेड है वो होती है सी के थ्रू, और सी जो है वो ज़्यादातर जो सी के पार्ट्स हैं वो कंट्रोल कर रहा है यूएसए। तो इसलिए जो एक इस तरह से डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, लैंड, रोड, रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना के, क्या होगा कि एक ऑल्टरनेट रूट भी मिल जाएगा बाकी दुनिया को भी ट्रेड करने के लिए, और सिर्फ सी के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सपेंशन। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि चाइना, सिंस चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है BRI के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोपियन हैं। तो जो जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं इन सारी कंट्रीज़ की, जो BRI कंट्रीज़ हैं, BRI कंट्रीज़, इनकी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगी सम वॉट चाइना पे, इन अ वे कि जो भी आपके इकोनॉमिकल डिसीजंस होंगे वो सारे इन्फ्लुएंस कर रहा होगा चाइना, ठीक है। और आपके जितनी भी जो गवर्नमेंट्स भी होंगी BRI कंट्रीज़ की, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होंगी वो भी, दे विल आल्सो बी डूइंग दैट इन कंकरेंसी विद चाइना। तो आपकी इस तरह तो वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन अपनी कर रहा है। और व्हेन इट कम्स टू द कल्चरल एक्सपेंशन, तो वो अपनी कल्चरल एक्सपेंशन करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है BRI कंट्रीज़ में। इसके अलावा कन्फ्यूशनिज़म स्कूल्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। कन्फ्यूशनिज़म जो है ना, लेट मी जस्ट राइट,
कन्फ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट एक चाइनीज़ की आइडियोलॉजी है सॉर्ट ऑफ, जो कि एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट जो BRI कंट्रीज़ है वहाँ पे कन्फ्यूशियनिज़म स्कूल्स या कन्फ्यूशियस स्कूल्स भी जो है वो भी डेवलप कर रहा है चाइना। इसी तरह जो कल्चर को एक्सपैंड करने के लिए और जो काम कर रहा है चाइना, दैट इज़ द स्कॉलरशिप्स टू ऑल द BRI कंट्रीज जो हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स की प्रोविज़न, नॉट ओनली इन द सोशल साइंसेज बट मैनेजमेंट साइंसेज एंड अदर डोमेन्स एज वेल. So this was all about the BRI objectives. Okay, so this was all about today's topic. I hope you liked it. और अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अगर आप लोग कोई फीडबैक देना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. स्टे ब्लेस्ड एंड until next time, take care, bye bye.